दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के अंदर किस तरह की खूबियाँ होनी चाहिए, किस तरह की एबिलिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह की क्षमताएं होनी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, बेस्ट दे सके और एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के साथ साथ एक बेस्ट एम्प्लॉय बन सके और अपने अंदर से वो सारी चीज़ें निकाल सके जो वो चाहता है और जो ऑर्गेनाइजेशन उसे चाहती है। तो दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर हम 20 वीडियो बनाएंगे और हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक लेंगे। इन सब टॉपिक्स के ज़रिए हम एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने का काम करेंगे। तो आज चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे और बात करते हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन के बारे में। एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या क्या वो टिप्स हैं जिनको समझकर जानकर हम मोटिवेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उसकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन कैसे इनकलकेट करें, वो क्या टिप्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिनको समझ के हम एक बहुत ही शानदार माहौल क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे शानदार एम्प्लॉय पैदा कर सकते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे ले जाने में अपना पूर्ण योगदान दे सकें और अपनी फुल पोटेंशियल के साथ वो अपने वर्क प्लेस पे काम कर सकें। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एट वर्क, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं एम्प्लॉय क्या होता है, फिर हम समझेंगे मोटिवेशन क्या होता है और फिर हम आगे चलेंगे। एम्प्लॉय कोई भी संस्था का वो एसेट है जो उस संस्था के गोल को पूरा करने में संस्था एक स्पेसिफिक काम उसको देती है, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ उसको एक काम देती है जो उसके गोल के साथ अलाइन करता हो और जो उस कंपनी का जो विज़न है उसमें पूरा करने में वो सपोर्ट करे। एक अच्छे एम्प्लॉय की परिभाषा वही है कि वो कंपनी के विज़न को, मिशन को, कोर वैल्यूज़ को समझे। कंपनी की जो लीडरशिप है, जिस सोच से वो कंपनी ईजाद की है, वो कंपनी बनाई है, उसके साथ खड़ा हो जाए और उसको मैनेज करने में, उस विज़न को आगे ले जाने में कंपनी का हर तरह से अपनी पूरी क्षमता के साथ सपोर्ट करें। तो आज हम बात करने वाले हैं उन टिप्स के बारे में जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी, जो एंगेजमेंट को बढ़ा देगी, जो परफॉर्मेंस को बढ़ा देगी और एम्प्लॉय के अंदर एक ऐसी मोटिवेशन पैदा कर देगी जो उसको बेस्ट होने के लिए ज़रूरी होती है। जब हमने ये समझ लिया कि एक एम्प्लॉय क्या है, जब हमने ये समझ लिया कि उसके काम क्या हैं, फिर बात आती है कंट्रीब्यूशन की। आपने उस गिलहरी के बारे में ज़रूर सुना होगा, रामायण के अंदर जिसका जिक्र आता है, सुना है? गिलहरी की कहानी सुनी है रामायण में? पता है आपको कौन सी है? बहुत बढ़िया। एक गिलहरी जब राम जी को, उनकी सेना को लंका पार करनी थी, सीता जी को लेके आना था, रावण के साथ युद्ध करना था, तो उनको एक पुल बनाना था रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक। तो उस पुल को बनाने के लिए सारे अपनी शक्ति से लगे हुए थे, बंदर भी थे, भालू भी थे, पूरी सेना थी, अलग अलग उनके लीडर्स थे। तो बंदरों ने एक गिलहरी को भी काम करते हुए देखा, तो उसने कहा भाई इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, वो बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके आ रहे हैं, सबका बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तेरे छोटे छोटे कंकरों से क्या होगा? तो गिलहरी ने कहा कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम भी पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा। पुल की अहमियत बहुत बड़ी है। पुल वो चीज़ है जो दूरियां कम करता है। पुल वो चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और पुल वो चीज़ है जो बुराई पे सच्चाई की जीत को प्रेरित करने का काम करता है, उसके लिए मार्ग तैयार करता है। तो कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भी पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन की बात है। तो एक एम्प्लॉय का कंपनी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टडीज़ हुई हैं और ये माना गया है कि जिन एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है वो 2.3 यानी 2.3% ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, बढ़िया, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं कंपनी के लिए और हर चीज़ के अंदर उनको ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब एम्प्लॉय कंपनी के बारे में सोचता है तो कंपनी भी एम्प्लॉय के बारे में सोचती है, तो ये विन विन होता है सबके लिए। तो जब क्या होता है, जब कोई भी एम्प्लॉय
कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचता है कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसने क्या दिया है, तो चीज़ें फिर बदल जाती हैं। आपका उत्साह, आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो फिर एक साइकिल क्रिएट कर देती है, और फ्लो वाला साइकिल क्रिएट कर देती है। वो साइकिल कभी टूटता नहीं है। जब हमें ये पता होता है कि हमने कंट्रीब्यूट किया है, तो कंट्रीब्यूशन का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम जो चीज़ कर सकती है, जो मैंने अनुभव किया, ये सारी चीज़ें मैंने अपने अनुभव से लिखी है, और ये वो सबसे पहली चीज़ है जो अगर एक एम्प्लॉय कर ले कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, और उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए वो काम करे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसको खुद भी उसको फ़ायदा मिलता है इस बात का, और कंपनी को इस बात का फ़ायदा मिलता है। जब कंट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति की होती है, तो उसका एक मोराल जो है ना बहुत ऊंचा हो जाता है, और वो मोराल जब विशियस साइकिल में तब्दील करता है तो वो फ्लो बन जाता है, और वो फ्लो उसकी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, किसी बच्चे को लत लग जाए जीतने की, किसी बच्चे को लत लग जाए क्लास में फर्स्ट आने की, तो वो हर बार आप देखोगे कि लगातार वही बच्चे, 1 2 3 बच्चे ही होते हैं, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं आमतौर पे, बाकी बच्चे नहीं आ पाते। तो जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो ये वाली फीलिंग आती है, और ये विशेष साइकिल ऐसा बनता है कि आपको हमेशा वो धीरे धीरे करके आगे लेके जाता है। दूसरा तरीका है एक अच्छा इफेक्टिव एम्प्लॉय होने का, टाइम मैनेजमेंट को समझना। टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हैं, बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, हमने बहुत सारी पे बात भी करी है, लेकिन जो मेरे को लगती है पर्सनली, मैं जिसको यूज़ करता हूँ, 25-30 साल से यूज़ करता हूँ, वो है पोमोडोरी टेक्निक, है ना। यूज़ पोमोडोरी टेक्निक। हर एम्प्लॉय को इसके बारे में पता भी होना चाहिए, उसको ये यूज़ भी करनी आनी चाहिए। वर्क एनवायरनमेंट में सबसे बढ़िया टेक्निक है ये। पोमोडोरी क्या होता है? इटालियन भाषा में पोमोडोरो को बोला जाता है टमाटर को पोमोडोरो बोला जाता है। तो 1980 के अंदर एक लेखक थे, वो उस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, तो इस बात से वो परेशान थे, और इस चीज़ का सलूशन निकालने के लिए उन्होंने एक टेक्निक ईजाद की। उनकी किचन के अंदर एक टाइमर था, उस टाइमर की शेप जो थी वो टमाटर जैसी थी, लाल टमाटर जैसी शेप थी, घड़ी का टाइमर, घड़ी वाला टाइमर था। तो इटालियन में उसको पोमोडोरो बोलते हैं, टमाटर को। तो उसने उस टाइमर का इस्तेमाल किया और इस टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को डेवलप किया 1980 में, पोमोडोरो टेक्निक। इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है प्रॉपर, उनकी किताब भी है इसी पे। तो ये टेक्निक क्या है? इसमें टाइम को ब्रेक किया जाता है 25-25 मिनट के चंक में, ठीक है, और 5-5 मिनट का रेस्ट लिया जाता है। मान लो हमारे पास 2 घंटे हैं, तो हम उस 2 घंटे को 4 ब्रेक में डिवाइड कर लेंगे। 25 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट। तो इससे होता क्या है, हम अपने फ़ोन साइलेंट पे रख देंगे 25 मिनट के लिए, तो 25 मिनट का हम टाइमर सेट करेंगे, और 25 मिनट के लिए जो भी हम काम करने वाले हैं, मतलब हमारे पास मान लो 4 टास्क हैं, डिफरेंट टास्क हैं वो। मैं यहाँ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ये। हमारे दिमाग को एक लंबे समय तक ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, एक काम तो कर सकता है दिमाग, उसको मान लो आपको 4-6 टास्क मान लो उसको देने हैं, उनका नेचर अलग अलग है, उन टास्क का 6 टास्क का नेचर अलग अलग है, और आपने कहा भाई ये 6 के 6 काम करने हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो। आप टाइम को डिवाइड कर दो, 6 टास्क आपके पास हैं, ठीक है, और 6 घंटे आपके पास है मान लो, तो आप 6 घंटों को 12 चंक में बांट दो, और 2-2 चंक एक टाइम को दे दो। 25 मिनट के 2 चंक, 25 मिनट पहले दिए, फिर 5 मिनट रेस्ट ले लिया, फिर 25 मिनट दे दिए, फिर 5 मिनट रेस्ट ले लिया। रेस्ट में तो आप टहल लो या कोई अपना पर्सनल कुछ वो काम कर लो, उस काम से दिमाग हटाना है जो आप कर रहे हो, क्योंकि इतना टाइम दिमाग को कैलिब्रेशन के लिए चाहिए, दिमाग को स्विच करने के लिए चाहिए, एक काम से दूसरे काम पे स्विच करने के लिए चाहिए, ठीक है। अगर किसी के पास काम ज़्यादा है तो ये टेक्निक बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता ये है कि एक आदमी के पास कई काम होते हैं। आप हर एक छोटे काम के लिए एक नया एम्प्लॉय नहीं ले सकते, एक आदमी को कई काम करने पड़ते हैं।
तो उसका उन कामों को मैनेज करने का ये तरीका है। आप उनको चंक में बांटो और 3-4 घंटे के बाद एक बड़ा चंक जो हम ब्रेक करते हैं, लंच ब्रेक करते हैं 30 मिनट का या 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, बाकी टाइम को हमने चंक्स में बांट लिया। 25+5, 25+5, 25 मिनट फोकस्ड काम करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए उसको, ना कोई आपका फ़ोन आना चाहिए, ना कोई आपसे मिलने वाला आना चाहिए, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो ये स्टडी ये हुई है, लगातार आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो आप लगभग 30% अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग 25 मिनट का जो टाइम है ना, वो टाइम फ्रेम है, उससे इतना फोकस हो जाता है कि वो फ्लो स्टेट में चला जाता है। फ्लो स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पे दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, एक जगह पे बना रहता है, क्योंकि 5 मिनट तो दिमाग को एक चीज़ को समझने के लिए चाहिए। जब आप स्विच करते हो तो पहले 5 मिनट तो वो इस चीज़ में यूज़ करता है कि आपको काम क्या दिया गया है, उन सारे हिस्सों को जोड़ने में लगा देता है। हमारे दिमाग के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं एक दिमाग के अंदर, ठीक है, और उनके अंदर 1000 करोड़ सिनेप्सिस बनते हैं, लगभग 1000 बिलियंस मतलब 1000 करोड़ सिनेप्सिस, ठीक है। तो इतने सारे सिनेप्सिस पूरे कितने काम कर सकता होगा हमारा दिमाग, लेकिन उसको भी कैलिब्रेशन के लिए टाइम चाहिए, नहीं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, फोकस हो ही नहीं पाएगा, डिस्ट्रैक्ट रहेगा हमेशा। तो ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है और स्टडी में भी ये ये सिद्ध कर दिया गया कि 30% प्रोडक्टिव हो सकते हो अब ज़्यादा जितने आप पहले हो, अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप जो आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने में मदद कर सकती है, जो आपको बेस्ट परफॉर्म करने में मदद कर सकती है, वो क्या है? वो है टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेना। अक्सर उल्टा है कि हम जिम्मेदारियों से बचते हैं, हमारे पास 2 काम है, तीसरा काम मिलते ही शिकायतें शुरू हो जाती हैं, यार पहले ही बहुत काम है और क्यों मिल गया। लेकिन आपको पता है हमारी क्षमताएं कितनी ज़्यादा हैं। हमारे दिमाग के अंदर मैंने अभी बताया कि 86 खरब न्यूरॉन्स होते हैं, तो हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, इतना बड़ा कंप्यूटर है ये, इसके अंदर इतना डेटा इतना स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है। जो और ऐसा एक दिमाग बनाने के लिए ह्यूमन, अभी साइंस को शायद 200-300 साल और लग जाएंगे कि हम एक ऐसा दिमाग डेवलप कर दें आर्टिफिशियली, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, चैट GPT आ गया है हमारी हेल्प करने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन बनाने के लिए, इसको रेप्लिकेट करने के लिए, ऐसा ही दिमाग बनाने के लिए जिसको हम स्टोर कर सकें, अभी काम ये शुरू हो गया। हालांकि कि काम तो ये शुरू हुआ था आइंस्टाइन के टाइम से। आइंस्टाइन का दिमाग एक डॉक्टर ने चोरी कर लिया था, आपने सुना हो शायद, एक डॉक्टर ने चोरी कर लिया था आइंस्टाइन का दिमाग, जहाँ रखा था ना उस लैब से उसने चोरी कर लिया था, और उस पर बहुत रिसर्चेज हुई बाद में। उसने उसके पीसीस कर करके दुनिया भर की लैब में भेज दिया, और अलग अलग साइंटिस्ट ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने, उस पर साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग कोशिशें की देखने की भाई क्या है इसके दिमाग में ऐसा। लेकिन आज जो विज्ञान काम कर रहा है, आज हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं दिमाग को, एक दिमाग को कि अलग अलग उसको हज़ारों लेयर्स में काटा जाता है, उसकी स्कैनिंग को प्रिजर्व करा जाता है और कंप्यूटर में रखा जाता है। अभी भी कितने हज़ार कंप्यूटर बन जाते हैं, एक दिमाग का डाटा, वो अभी भी हम उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन अभी बहुत लंबी दौड़ है ये। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि और काम मिल गया, उनके लिए ये तीसरी टिप है, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितनी ज़्यादा हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारा दिमाग उतना ज़्यादा तेज सोचने के लिए और हमारा शरीर उससे ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होता है। कि हमारे जो पूर्वज होते थे वो बड़े मेहनती लोग थे। जब तक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं आया था, वो तो 10-12 हज़ार साल पहले आया है, जब हमने सभ्यताएं बनानी शुरू की, संस्कृतियां बनी। क्योंकि बिना एग्रीकल्चर जब आया नहीं था तो हमने घर भी नहीं बनाए थे, हम आदिम लोग थे, हम घूमते फिरते थे, घुमक्कड़ थे सारे के सारे, और घूमते हुए थे। एक व्यक्ति को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए लगभग 40 से 50 किलोमीटर चलना पड़ता था हर रोज़। मेल फीमेल सबको, ऐसा नहीं है कि मेल वो खाना लेके आते, सबको चलना पड़ता था 40 से 50 किलोमीटर। गुफाओं में रहते थे, चलते रहे, खाना मिल गया खाया, फिर अगली गुफा ढूंढ ली। कोई मकान तो थे नहीं, क्योंकि मकान तो तब बनेंगे ना जब एग्रीकल्चर या कोई खाने की ऐसी वो होगी। तब तो ये था कि जहाँ खाना मिल गया वहाँ चल दिए, जहाँ खाना खत्म हो गया फिर नया निवास ढूंढो। नहीं, कोई ऐसा तो था नहीं कि वही अब हम सवेरे नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को भोजन करते हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं।
ऐसे कोई बाजार नहीं होते थे, जंगल थे वो तो सारे के सारे, ठीक है। तो वो लोग बहुत मेहनती थे। हमारा इवोल्यूशन, हमारा विकास इसी तरह से हुआ है। हम ज़्यादा काम करने के लिए बने हैं, हम ज़्यादा मेहनत करने के लिए बने हैं, और जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी हम लेते हैं, उतने हम बेहतर होते हैं। तो अगर आपको भी अच्छा परफॉर्म करना है, बेस्ट बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी। चौथी टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक यूर कंफर्ट जोन। पहले से संबंधित ही है। हम आदी हो जाते हैं एक ही इन्वायरमेंट में रहने के, अपने कंफर्ट को हम आसानी से छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कंफर्ट छोड़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। हर आदमी को अपना कमरा, अपना घर सबसे अच्छा लगता है। जब कोई भी आदमी घर पहुंचता है ना 1-2 महीने की यात्रा के बाद, तो उसको इतना सुकून मिलता है जिससे उसको सबसे उसकी अच्छी जगह घूमने पे भी नहीं मिला होगा। मतलब मान लो कोई व्यक्ति सिंगापुर जाना चाहता है और उसका बचपन का सपना है, उसको सपना पूरा भी हो गया, उसको मौका भी मिल गया, वो 1-2 महीने के लिए घूम भी आया, लेकिन 2-4-5 दिन के बाद उसको बेचैनी शुरू हो जाएगी। जब वहाँ सिंगापुर में होगा वो, तो 2-4-5 दिन के बाद बेचैनी शुरू हो जाएगी, नहीं मेरे को कहाँ जाना है, वापस वहीं जाना है, क्योंकि वहाँ के साथ हमारा जुड़ाव भी है और हम बंधे भी हुए हैं, हम एक कंफर्ट जोन में हैं। ये ह्यूमन नेचर है, हमारी साइकी ऐसे ही काम करती है। लेकिन ये रिसर्च ने साबित कर दिया है, जो लोग कंफर्ट जोन छोड़ते हैं वही ज़्यादा महान बनते हैं, वही ज़्यादा बड़े बनते हैं, वही ज़्यादा काबिल बनते हैं, वही ज़्यादा एजुकेशन ले पाते हैं, वही ज़्यादा सफल होते हैं, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आप ये उठा के देखना कि आपके परिवार में से भी, दोस्त में से भी ऐसे लोग होंगे जो अपने घर को छोड़ के बाहर गए हैं कमाने के लिए, रहने के लिए, बड़ा काम करने के लिए। शुरू में जरूर उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वो कुछ समय के बाद ज़्यादातर लोग, हर एक की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर लोग ज़्यादा कामयाब हुए हैं। कारण ये होता है कि कंफर्ट जोन को छोड़ना आसान नहीं है, और जब लोग छोड़ते हैं तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, अपने आप को नई जगह स्टेबल करने में, और वो चीज़ आसान नहीं होती, नहीं। तो इसलिए वो ज़्यादा लोग कर नहीं पाते, लेकिन जो लोग करने की हिम्मत कर पाते हैं वो ज़्यादा कामयाब हो पाते हैं, ठीक है। तो हमें अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ना आना चाहिए। वर्क प्लेस में कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि हम एक ही चीज़ के आदी ना हो जाएं, एक ही काम के आदी ना हो जाएं, नए नए चैलेंज लें, हर रोज नई नई स्किल सीखें। एक काम करते 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 उबाऊ हो जाते हैं हम, लेकिन फिर भी उबाऊ होने के बाद भी मन का एक कोना चाहता है कि हम कुछ नया कर लें, लेकिन हमारी साइकी, हमारा मनोविज्ञान कुछ इस तरह से डेवलप हुआ है कि हम हौसला नहीं कर पाते कुछ नया करने का। समझे बात? होता है ना, हर एक के साथ होता होगा ये बात। हम चाहते हैं नया कुछ सीख लें, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो कंफर्ट जोन में रहने की जो आदत है ना, वो हमें लाचार, कमज़ोर और छोटा बना देती है। तो इसलिए हमें बहुत बढ़िया, ये अगर हम चाहते हैं बनना, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा इस कंफर्ट जोन को, ठीक है। इसको छोड़ना पड़ेगा। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसमें आपकी एजुकेशन की कोई सीमा नहीं है, इसमें किसी भी तरह की बाउंड्रीज आपको बांध नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई उसके अंदर ऐसा लिमिट नहीं है कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकता है और हर व्यक्ति बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। 5वीं टिप है मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। आज का जो वर्ल्ड है ना, दुनिया है, ये नेटवर्किंग की दुनिया है। जिसका नेटवर्क जितना बड़ा है, उतना बड़ी लेवल पे, उतने बड़े स्तर पे वो कामयाब जाता है। जो स्टूडेंट इच्छा रखते हैं आईआईटी जाने की, आईआईएम जाने की, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नेटवर्किंग। उनका एल्यूमिनाई बेस इतना स्ट्रॉन्ग है। आज हार्वर्ड के लोग, एमआईटी के लोग, ऑक्सफोर्ड के लोग, या हमारे भारत में आईआईएम अहमदाबाद के लोग, जो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट माना जाता है,
भारतीय प्रबंधन का, या आईआईटी दिल्ली, मुंबई, रुड़की, इनके लोग पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा वहाँ पढ़ने का बच्चे को जो मिलता है, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो मिलती है क्योंकि वहाँ प्रोफेसर्स अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, सारे बच्चे क्रीमी टॉप लेयर वाले जाते हैं, बेस्ट मतलब जो दिमाग है वहाँ जाते हैं, तो वो माहौल तो मिलता ही मिलता है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है उनको नेटवर्किंग का होता है। जो वहाँ जो लोग गए हुए हैं उनके नेटवर्क इतने स्ट्रॉन्ग्स हैं, वो नेटवर्क इतने स्ट्रॉन्ग है, वो पूरी दुनिया में बेस्ट कंपनी में है, वो माइक्रोसॉफ्ट में है, वो गूगल में है, वो एप्पल में है, वो फेसबुक में है, ठीक है ना, वो बेस्ट कंपनीज में वो लोग हैं। तो उससे क्या होता है, जब आपके कॉलेज के आपके एल्यूमिनाई पढ़े हुए उस कॉलेज के लोग पूरी दुनिया में, तो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके रिश्ते बने हुए हैं उनसे, क्योंकि एल्यूमिनाई मीट्स होती हैं, उनमें मिलते हैं वो लोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहाँ मिलते हैं वो लोग। नेपोटिज्म तो हर जगह है ना, भाई भतीजावाद तो हर जगह है, नहीं है। हम सबसे पहले सपोर्ट किसकी करेंगे? अपने की करेंगे ना, जो जितना क्लोज खड़ा होगा उसकी सपोर्ट करेंगे। जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, चाहता हूँ, उसके से पहले सपोर्ट करूँगा ना। मेरे फैमिली के लोग हैं, दोस्त हैं, उसके बाद फिर समाज के वो लोग हैं जो मेरे और क्लोज हैं, फिर उसके बाद का नंबर तो बाद में आता है। तो ऐसे ही वो लोग वो नेटवर्किंग करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छा प्रदर्शन करना किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो वहाँ भी आपको रिलेशन मजबूत बनाने हैं। एक और एक हमने सुना ना 11 हो जाते हैं। टीम अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो सबको फायदा। एक उंगली अकेली और पूरी मुट्ठी, ताकत बनती है ना मुट्ठी से, अकेली उंगली तो कोई भी तोड़ देगा, मुट्ठी करने में ताकत आ जाती है, ठीक है। और ये खाली ये नहीं है कि यहाँ पे है, ये चीज़ें पौधों में भी काम करती हैं। सिनर्जी बोलते हैं इसको, 1 और 1 11। सिनर्जी क्या होती है? जब दो चीज़ों का आउटकम, उनकी स्ट्रेंथ का आउटकम या उनके जोड़ घटा का आउटकम उन दोनों से ज़्यादा हो तो उसे सिनर्जी बोला जाता है। हम बोल रहे हैं 1 + 1 क्या होने चाहिए? 2, लेकिन 11 क्यों बोला? क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है ना वो 2 से ज़्यादा हो गया। ऐसे ही टमाटर है और तुलसी है, बेसिल, अगर दोनों को इकट्ठा लगा दिया जाए, प्लांटिंग दोनों की इकट्ठी कर दें ना, टमाटर की और तुलसी की, तो दोनों को फ़ायदा होता है उसमें। कि क्यों फ़ायदा होता है? तुलसी के अंदर वो प्रॉपर्टी हैं जो कीड़े मच्छरों को दूर करती है, वो एक नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है तुलसी, बेसिल। तभी तो हमारे घरों में सब जगह लगाते हैं तुलसी को। क्यों बोलते हैं उसको कि पवित्र है वो? क्योंकि वो एंटी फंगल है, एंटी इन्फेक्टिव है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर, वो वातावरण की रक्षा करता है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा देता है तुलसी का पौधा। लेकिन अगर उसको टमाटर के साथ लगा दिया जाए तो टमाटर पे कीट पतंगे आते हैं जो वो सारे के सारे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और तुलसी को क्या फ़ायदा होता है? तुलसी को टमाटर की कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, उसकी वैल्यू एडिशन हो जाता है तुलसी के अंदर। तो दो लोग जब इकट्ठे मिलते हैं तो एक दूसरे की वैल्यू एडिशन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, बिजनेस के अंदर भी होता है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी एक्वायर कर ली, खरीद ली कंपनी। क्यों खरीदती है कंपनियां? क्या जरूरत है उनको? फेसबुक ने इंस्टाग्राम खरीदी ना, अभी 2-4 साल पहले फेसबुक ने इंस्टाग्राम खरीदी। ऐसे ही स्पेसएक्स कंपनी का मालिक है जो इलॉन मस्क, उसने ट्विटर खरीद लिया। क्यों खरीदा? क्या जरूरत है उसको? उसका काम अपना अलग है, इसका अपना अलग है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मान लो 2 कंपनी है, एक कंपनी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना देती है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देती है जो कोई यूनिक है, मार्केट में नया है, लेकिन उसके पास मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क नहीं है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है पूरे कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर वो एक ऐसी कंपनी को मर्ज कर ले अपने अंदर जिसका नेटवर्क पूरा ग्लोबल हो या इंडिया में हो पूरे में, तो उसको तो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक पैड मिल गया, फटाफट मिल गया ना। तो इसलिए मर्ज करती है, एक्विजिशन इसलिए होती है कंपनीज के आपस में, तो एक दूसरे की सपोर्ट मिल जाती है। ये चीज़ बिजनेस में भी काम करती है, प्लांट्स में भी काम करती है, पर्सनल रिलेशन में भी काम करती है। तो हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने हैं, और जब आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे तो एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनता है, क्योंकि हम सब एक गोल को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। अगर हम विपरीत काम करेंगे, विपरीत दिशा में, 1 + 1 11 होता है, तो 1 - 1 कितना होता है? तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना उसका। तो इसलिए आपस में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। जब हमने शुरू में मैंने आपसे पूछा तो आपने कही ये बात
बॉन्डिंग, एनवायरनमेंट, है ना, कल्चर, वर्क कल्चर। वर्क कल्चर क्या होता है कि यहाँ एक फैमिली का माहौल है ना, आपस के अंदर हमारी क्या एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। छठी टिप है बी बेटर फ्रॉम यस्टरडे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इतनी तेजी से बदल रही है कि शायद आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। मैंने पिछले 20-25 साल में खुद ऑब्जर्व करी है ये बात कि बहुत तेज़ी से, मतलब हर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे, आप डेली के हिसाब से अपने आप को शार्प नहीं करेंगे, अपनी कुल्हाड़ी को लगातार तेज नहीं करेंगे, तो आप इस दौड़ में पिछड़ जाएंगे। तो आपको अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है, अपने आप को हमेशा आगे रखने के लिए, आगे आपको रहना है, इसलिए नया कुछ सीखना है, हमेशा सीखना है। और अच्छा ये है कि अपने काम में सीखें। आप अपने काम में, जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर मास्टरी आपकी होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको और बेटर मैं कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि परफेक्शनिज्म जो है ना, ये एक बहुत बड़ा रोग है। परफेक्शनिज्म जो है ना, पूर्णता, पूर्ण दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, और हम पूर्ण बनने की कोशिश करते हैं। एक अधूरापन हम हर एक के अंदर है, लेकिन हम हमेशा सीखते रहें। इंपॉर्टेंट ये है, लर्निंग हमेशा होनी चाहिए। जो भी चीज़ नई आ रही है उसको हम सीखते रहें, अपडेटेड रहें, और जितने हम नया नया सीखेंगे उतनी ही हमारी महत्ता बनी रहेगी। क्योंकि आप ये मान के चलो, जब हम दूध को गैस के ऊपर रखते हैं, उसको उबाल देते हैं, एक लेयर बननी शुरू होती है, जो उसका ठोस चीज़ है वो ऊपर आनी शुरू हो जाती है, जिसे मलाई कह देते हैं, बाकी वो नीचे रह जाता है। तो हमें अपनी क्षमताओं का हमेशा दोहन करना है। कि 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया, तो एक परमाणु बम, उसने कितना तहस नहस कर दिया वहाँ को। एक परमाणु के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि वो संलयन भी कर सकता है और विघटन भी कर सकता है। और हमारे शरीर के अंदर कितने सारे परमाणु हैं, अनगिनत परमाणु हैं, क्योंकि परमाणु तो कोशिकाओं से भी छोटा है, कोशिकाएं भी परमाणुओं से मिलके बनी हुई हैं। अब तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ गए हैं। तो खरबों खरब परमाणु हमारे शरीर में हैं। तो जब एक परमाणु से इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है, तो हमारे जिन खरबों खरब परमाणु से क्या हो सकता है, सोच के देखो। हम अपनी क्षमताओं का दोहन नहीं करते, है ना। तो हमें लगातार 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 बेहतर बेहतर, कल से बेहतर होना है। कल हम क्या थे, सेलिब्रेट अचीवमेंट्स। जब हम अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, जो हैप्पी हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, खुशी बनाने वाला हार्मोन। और जब वो रिलीज होता है तो हमें एहसास दिलाता है कि ये वो क्षण कितने इंपॉर्टेंट थे जब हमने कुछ अचीव किया था। और दिमाग उस स्थिति को बार बार लाने के लिए प्रयत्न करता है और आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। वो मोटिवेशन फिर दोबारा से डोपामिन रिलीज करती है, फिर आपको वो आगे लेके जाती है। तो ये फिर एक विशेष साइकिल बना देती है। दिमाग को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप सेलिब्रेशन किस तरह का करते हैं। अगर आप गलत चीज़ का सेलिब्रेशन करोगे तो वो गलत काम कराएगा, अगर आप अच्छी चीज़ का सेलिब्रेशन करोगे तो अच्छे काम कराएगा। एक चोर चोरी करके भी सेलिब्रेशन कर सकता है, उसका दिमाग उसको और बड़ा चोर बनाएगा फिर अगली बार, क्योंकि उसके दिमाग ने देख लिया कि इसको चोरी से खुशी मिलती है। और जब आप किसी अच्छे काम के लिए सेलिब्रेशन करोगे तो वो आपका दिमाग अगली बार आपसे वही काम और अच्छा कराएगा, क्योंकि दिमाग ये समझ जाएगा कि इसको इस अच्छे काम से खुशी मिलती है। हमारे दिमाग को गलत सही का नहीं पता, वो अनुभव से जीता है, वो सारे काम अनुभव से कर रहा है। जो आपने उसको रियलाइज़ कराया वो रिपीट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है ये। तब आप देखो कि आपने उससे क्या रियलाइज़ कराना है। तब छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करो। आज आप अपना टारगेट अचीव कर लिया, आज आपने कोई ऐसी चीज़ कर ली जो आप करना चाहते थे, हो नहीं रही थी, सेलिब्रेट करो। अपने साथ करो, लोगों के साथ करो, घर वालों के साथ करो, कोलीग्स के साथ करो, हर चीज़ को सेलिब्रेट करो, ठीक है ना। सेलिब्रेशन से हमें पॉजिटिविटी मिलती है और ज़्यादा हम बेहतर होते हैं उससे। 8वीं टिप है स्टे हेल्दी एंड हाइड्रेटेड।
स्वस्थ रहना है और खूब सारा पानी पीना है, हाइड्रेशन कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग स्वस्थ होते हैं ना वो 15% ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है। पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप क्या करोगे? शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या करोगे? अब शरीर स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ेगा सबको पता है। अच्छी नींद चाहिए, 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, है ना, जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारा कुछ हो। 8 गिलास कम से कम पानी चाहिए डेली का। और क्या चाहिए? और 30 मिनट की कम से कम एक्सरसाइज चाहिए। अब देख लो आप करोगे या नहीं करोगे। फिजिकल भी और मेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एंजाइटी में हैं, चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो फिर कैसे आप अपना तो खुद खुश रहोगे, ना वर्क एनवायरनमेंट में ढंग से काम कर पाओगे, ना प्रोडक्टिव हो पाओगे, परफॉर्मेंस में भी पूरी होगी आपकी, है ना, सारी चीज़ों पर असर पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो आपका स्वास्थ्य है। वो स्वस्थ रहना आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने काम के लिए भी, अपने देश के लिए भी, समाज के लिए भी। क्योंकि अगर आप स्वस्थ ही नहीं होंगे तो सबके लिए बेकार हो। भाई साहब, आजकल समय ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति 2-4 दिन घर में कोई बीमार हो जाए उसकी सेवा नहीं कर पाता। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, कितना ही क्लोज रिलेशन हो। आज लाइफस्टाइल ऐसा हो गया हमारा कि ना तो हमारे पास समय है, ना ही हम कर पाते हैं, ना शरीर के अंदर इतनी ताकत है, सारी बातें हैं। कितना ही बढ़िया रिलेशन हो, कोई व्यक्ति अगर 1-2 महीने के लिए बिस्तर पे आ गया तो हम इस लेवल तक हार जाते हैं कि हम कुछ और ही सोचना शुरू कर देते हैं। आप समझ गए होगे मेरा मतलब, कि वो क्षमता नहीं रही हमारी अब। और सबकी नैतिक जिम्मेदारी सबसे पहले तो अपने प्रति है कि हम किसी के ऊपर बोझ ना बने, ठीक है ना, स्वस्थ रहें। और दूसरी जिम्मेदारी है कि हम ठीक रहेंगे तभी हम अपने परिवार का कर पाएंगे, तभी हम अपने समाज के बारे में कुछ सोच पाएंगे, और तभी इस देश को आगे ले जाने में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे। ये भी नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। विश्व गुरु बनने का सपना हम बहुत सदियों से देख रहे हैं, तो वो तभी बन पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे। तो पहली जिम्मेदारी स्वस्थ बनना है, और उसके ऊपर ही सारी चीज़ें, वो फाउंडेशन है, वो आधार है, उसके ऊपर ही सब कुछ खड़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है ना वो हेल्थ का है, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का है, और जिसको हम इग्नोर करते हैं, बहुत बुरी तरह इग्नोर करते हैं। अभी लैंसेट की रिपोर्ट आई है, अभी 15 दिन हुए होंगे शायद, आप देखना रिपोर्ट वो, उसके अंदर भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेज़ी लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, सबसे ज़्यादा आलसी लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। यूएनओ ने ये कहा हुआ है कि 150 मिनट एक हफ्ते के अंदर हर व्यक्ति को ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, 20-21 मिनट रोज। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत के 57% लोग ऐसे हैं जो 21 मिनट भी अपने शरीर के लिए नहीं निकालते। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, डिप्रेशन, अल्जाइमर, स्किन की बहुत सारी समस्याएं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हमारे बालों की बहुत सारी समस्याएं, पीसीओडी, ऐसी समस्याएं हैं जो इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई हैं। हमने रहन सहन, खान पान बहुत बुरा कर दिया है, पेट को डस्टबिन बना दिया है, कुछ भी इसके अंदर डाल लेते हैं। हमें सोने का नहीं पता, हमें खाने का नहीं पता, हमें फिजिकल उसका नहीं पता, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अपने आप को हम स्वस्थ रखें। तो आज का लेक्चर, आज की टॉक, आज का टॉपिक कि कैसे हम वर्क प्लेस पे मोटिवेटेड रहें, हम यही पूरा करते हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है कि खुद भी स्वस्थ रहें और इस समाज के, देश के, परिवार के सबके काम आने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, अपने आप को उस काम के लिए तैयार करें जिससे हम अपने आप को उस एक ऐसी सशक्त ईंट के रूप में लगाने का काम करें जो इस फाउंडेशन को मजबूत बना सके और हम सब आगे बढ़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिस तरह का वीडियो आप चाहते हैं मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आप कमेंट में लिख दें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो और लोगों तक पहुँचें तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे शेयर भी कर दें। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियो आपके साथ लाता रहूँ। अगले वीडियो तक के लिए, अगली टॉक तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।